बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज मेरे हाथ में तो ये किताब है जो कि आईन पाकिस्तान की किताब है। इससे मैंने आपको ये बताना है कि जो उर्दू ज़ुबान के नफाज के हवाले से आइन क्या कहता है, क्योंकि आज उर्दू को सरकारी ज़ुबान राइज करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, अहम रिमार्क सामने आई, हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। तो मैं तो किताब का जिक्र करता, लेकिन शामी साहब के यहाँ नज़र पड़ी तो उन्होंने गले में एक मेडल पहना हुआ है, गोल्ड मेडल है जो कि सब उसमें रिबन के साथ है। तो सर ये तो हमारी उम्र होती है तालीम में मेडल हासिल करने की, आपको तो तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए था, ये क्या है सर? ये अभी मैं आ रहा हूँ गवर्नर हाउस से। अच्छा, ये अदारा फ़रोग़ तालीम है। सही। वो तैयब विक साहब उसके करता धरता है। तो वो 18-19 साल से वो ये मेडल देते हैं जो लोग तालीम की खिदमत करते हैं इस शोबे में। अच्छा। तालीम के लिए कोई कारकर्दगी दिखाते हैं। तो आज उन्होंने जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और तालीमी यानी प्रोफेसर्स और फिर कुछ मीडिया के लोग, उनको ये गोल्ड मेडल दिए। चले मुबारक। तो डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब भी थे, डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी थे, फिर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को भी गोल्ड मेडल दिया, फिर उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिए। जो सुहेल वड़ाज साहब और मियाँ हबीब साहब, और तो मेरे हिस्से में भी गोल्ड मेडल आ गया। तो मैंने अब गले में पहन लिया था, तो भागम भाग मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैंने कहा ऑनर ही पूछ लेता हूँ। तो ये नहीं, अच्छा है, तुम्हारा तालीम शुक्रिया के लिए हमारा भी किरदार बनता है और आपका भी किरदार डेफिनेटली है। बहुत शुक्रिया जी इसके लिए भी। सर आज मैं इससे पहले कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ, रिमार्क्स की तरफ जाऊँ या न्यूजीलैंड का दौरा जो मनसूख हुआ उस पर बात करूँ, अहम मौजू ये है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने दिखाई देते हैं। एक बार फिर से वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बौछाड़ कर दी है। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान, वो हमें ज्वाइन करेंगी, और कमर दिलशाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीनों के मामले पर बात करने के लिए। सबसे पहले देखें कि आज आज़म सवाती साहब ने कहा क्या है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैं अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, अब भी सेनेटर हूँ और वफाक में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वज़ीर रेलवे हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। इसी अपोजिशन लीडर से हमने मुशावरत नहीं की और बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा, कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। आइन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन की अजमत के लिए हमने आपको चुनाव किया और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है आज़म सवाती साहब ने। असल में ये जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर सुल्तान जी राजा ये दामाद हैं ना सईद मेहदी साहब के, लेकिन एक बड़े ही बावकार और बाकिरदार सरकारी अफसर हैं, उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। अब लतीफ़े की बात यह है कि ये इनका नाम ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश किया था। तो ये आज़म सवाती साहब के इल्म में नहीं है, ठीक है, और अपोजिशन ने उससे इत्तफाक किया। यानी इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री होती है, उसमें दोनों का इत्तफाक ज़रूरी है, वज़ीर आज़म का भी और अपोजिशन लीडर का भी। तो अपोजिशन लीडर भी कोई नाम तजवीज़ करता है, वज़ीर आज़म भी नाम तजवीज़ करता है, फिर जिस पे इत्तफाक हो जाए। लेकिन ये नाम जो है, बड़ी दिलचस्प बात यह है, नाम वज़ीर आज़म ने पेश किया, अपोजिशन ने उससे इत्तफाक किया। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन ने नाम पेश किया तो वज़ीर आज़म ने उससे इत्तफाक कर लिया। बहरहाल ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हो गए, उसका उन्होंने हलफ उठा लिया, इसकी जिम्मेदारी संभाल ली। अब ये एक उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसका एक ही तरीका है,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को खिलाफ कार्रवाई के लिए रिमूव करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भेज सकती है हुकूमत। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आप तनकीद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। नहीं, वो भेजे तो है नोटिस उन्होंने इन दो वज़रा को, लेकिन अब कल देखें ना, कल शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज आज़म सवाती साहब बाबर अवान कर रहे थे। कल उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर के फैसले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उसका जायज़ा मेंबरान लें, क्योंकि इनका ये मानना था कि ये अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। ज़रा देखिए कल फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था। जो इलेक्शन कमिश्नर के साहब के जब से वो आए हैं और जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है, उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत ही भोंडे एतराज़ात थे जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है, उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ है। यहाँ पर मैं जो दूसरे दो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फ़ैसले हैं उनको ख़ुद रिव्यू करिए। हर वो काम जो हुकूमत ने करना है उसके मुखालिफ आपने बात कर लेनी है कि शामी साहब, अगर इस कदर मसाइल हैं तो हुकूमत क्यों नहीं आगे बढ़ती? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो फैसले हैं ना, या इक़दाम, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं। इलेक्शन कमीशन ही वो फैसले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनफरादी हैसियत में कोई फरमान जारी कर रहा है। और उसके फैसले जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वहाँ रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ा सीधा रास्ता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले पर हुकूमत को एतराज़ है तो अदालत में चली जाए, अदालत में दरख्वास्त दे दे, हाई कोर्ट में चली जाए, सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। अगर उनके बारे में कोई ठोस मवाद मौजूद है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चली जाए। मगर ये जो वज़राए कराम है, पहले तो चौधरी फवाद साहब ने ये कहा था कि ये मेरी कोई शख्सी बात नहीं है, ये कैबिनेट ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो फिर उसकी तस्दीक हो गई जब सवाती साहब और बाबर अवान साहब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल शिबली फराज साहब भी बैठे, तो चार वजीर जो थे गोया वो तो यकजुबान हो गए। नहीं, वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हुई, इसका मतलब ये हुआ बाद हम आज ये बात कर रहे हैं। काबीना जो है उसकी उन्होंने एक इज्तिमाई जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात हासिल है, सही, उसके तहत वो कार्रवाई करे। ठीक। अब देखिए आप बात क्या है, ये कहा जा रहा है एक तो डस्के का जो इलेक्शन था उसमें जो धांधली हुई, जो वहां के कारकुनों को अगवा कर लिया गया, जो सरकारी एहलकार थे, अभी तो मुबैना धांधली उसके बारे में रिपोर्ट आने वाली है। एक बात। दूसरा ये बात कही जा रही है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला आ सकता है। आजम सवाती साहब ने भी यही प्ली ली। अच्छा, अब कि अपोजिशन लीडर की फॉरेन फंडिंग का केस भी नहीं है। देखिए, अब ये जो है ये दबाव डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि जब उनका फैसला अव्वलन तो आए ना, इस दबाव में आ जाए, वो लटका दे, और अगर आ जाए तो वो हंगामा कर सके। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहब ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर उमर दिलशाह साहब, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। मरियम साहबा, आपका शुक्रिया वक्त का। ये बड़े मियाँ की जेब की घड़ी हैं और छोटे मियाँ की हाथ की छड़ी हैं, कैसे आपने मुमकिन बना लिया कि इस कदर मरगूब हो गए आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का मामला है ये घड़ियों और छड़ियों से आगे का है, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान की जो इजहार होता है वो वोट के जरिए नजर आता है। और इसमें ये PID में प्रेस टॉक्स में भी सुन रही थी और मैं पिछले
काफी दिनों से पाकिस्तान की अवाम भी जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। शामी साहब, आप बेहतर जानते हैं कि 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था तो 119 मीटिंग्स हुई थी पूरी ऑपोजिशन के साथ और कंसेंसस के साथ यूनानिमसली ये बिल पार्लियामेंट से पास हुआ। इधर टोटल 3 मीटिंग्स हुई हैं और वो तीनों मीटिंग्स में इलेक्शन कमीशन ने वॉकआउट किया और ऑपोजिशन ने वॉकआउट करके लड़ाइयां हुई हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के साथ जो रोज हो रहा है वो आपको मालूम है। इलेक्शन लॉ का सेक्शन 10 कहता है कि हाई कोर्ट की पावर है इलेक्शन कमीशन के पास। और जिस किस्म की जबान, मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी हकीकत है कि ये जो पैनल है ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के नाम थे जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसलिए जब बात यह है, आपने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया, जैसे आपने PMDA इंट्रोड्यूस कराया, बाद में कहा जी हमारा प्रपोजल था। देखिए, प्रपोजल के पीछे वर्किंग होती है, प्रपोजल के पीछे टेक्निकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी होती है। जब उनसे ये मांगते हैं, जब इनसे इस बात पे सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर को, पार्लियामेंट को, ऑपोजिशन लीडर को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी अड्डा बना हुआ है ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन। डस्का में पंजाब हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। डस्का में इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं मेरा अमला चोरी हो गया है, किडनैप हो गया है, उसकी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है जो अभी आनी है। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है तो उसका तरीकाकार PID में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालकर नहीं होता। उसका तरीकाकार होता है जिस तरह 2017 में हुआ था। आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज को बिठा ये लेकिन बाबर अवान साहब ने, शामी साहब, लेकिन मरियम साहबा, बाबर अवान साहब ने आज ये भी कहा है कि पिछले हफ्ते अपोजिशन के मोतबर लोगों से बात हुई थी, हम उन्हें एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। शेख साहब ने भी आज यही बात की। वो ये कहते हैं कि आपका मुतालबा था कि ये बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका कमेटियों के सामने रखे जाएँ, तो हुकूमत इसके लिए तैयार है। हम कौमी असम्बली के ज़रिए दोनों ईवानों की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक पेश करेंगे ताकि आप सेटिस्फाइड हों, आप आगे बढ़ें, कदम में लाएँ। तो वो अगर आपको बामकसद मुज़ाकरात की आपकी शराइत को मानते हुए ये मुश्तरका कमेटी बना रहे हैं तो फिर हरज क्या है, एतराज़ क्या है? मरियम औरंगज़ेब साहबा, हेलो, लाइन कट गई। हाँ मेरे ख्याल जी, आप सुन पा रही हैं क्या हमें? अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जमूद आया किस वजह से है? इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा हर हुकूमत कहती है, हर पार्टी कहती है, लेकिन फिर ये जमूद की वजह क्या नज़र आती है आपको? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी काफ़ी इंतज़ामी तौर पर उनसे भी कोताहियाँ हुई हैं। इंतज़ामी तौर पर भी, अदलिया के लिहाज से भी, जो उनको 2 पावर हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एक जुडिशरी पावर है। इनके पास फॉरेन फंडिंग के 7 साल से ज़ेर समाअत है। वो एक कमेटी बनाई हुई है और कमेटी फैसले नहीं कर रही और वो इलेक्शन कमीशन की अंडर ही नहीं है। वो खुद मुख्तार कमेटी बनी हुई है और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बार बार कहे भी तो वो रिपोर्ट पेश नहीं करते। जब इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट पिछले साल पेश की, वो नाकस थी, इंतहाई नाकस, उसमें कोई ना सर ना पाए। उन्होंने दोबारा उनको कहा कमेटी को आप दोबारा करें। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जी इलेक्शन कमीशन में हम भी रहे 7 साल फेडरल सेक्रेटरी, हमारे ज़माने में जो कमेटी बनती थी वो हमारे अंडर होती थी और हम उसके बाद ऑर्डर दिया करते थे भी आप 1 हफ्ते में 10 दिन 20 रिपोर्ट पेश करें। यहाँ ये मामला पेश आ गया जी, हम तो पूछ ही नहीं सकते। मैंने कंवर साहब ये ऐसा क्यों हुआ? यानी इलेक्शन कमीशन की कायम करदा कमेटी खुद मुख्तार कैसे हो गई? हाँ, मैंने सदारत से पूछा जब वो जा रहे थे रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले मैंने पूछा, मैं कहा ये कमेटी ने अभी तक 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गया आपकी इसकी रिपोर्टिंग का, मेरे वो अंडर ही नहीं है। उससे पहले वो सेक्रेटरी थे बाबर फतेह याकूब, मैंने उनसे पूछा, कहते मेरे वो अंडर ही नहीं है। तो अच्छा भी ठीक है, अच्छा अंडर नहीं है, तुम अच्छे तुम चीफ किसने बनाई है कमेटी? अब ये सारी सूरत, अब क्या फायदा होगा इसके बाद? कंवर साहब ये कमेटी बनाई किसने है? अपने दी रिपोर्टें अपनी मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ भी दे दी, पीपल पार्टी के खिलाफ भी दे दी, वो केस चलता रहा, लेकिन उनको सेपरेट रखे ना, तो बाद में रिपोर्टें आई है ना। और जो आपके पास 6 साल से रिपोर्टें चल रही उस पर आपने काम नहीं किया। अब ये जब नजदीक आ गया, अब हुकूमत घबरा गई कि ये चंद हफ्तों में ये रिपोर्ट आने वाली है, इतने कोशिश करने के बावजूद जब आ रही है रिपोर्ट, तो एक तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा डाला, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कोई हुकूमत संजीदा नहीं है, उन्हें पता ये नहीं होना।
अब ये दूसरी उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पर हमला कर दिया। इससे पहले जब सरदार रजा साहब एक्शन ले रहे थे तो उसके ऊपर हमला कर दिया जी, आपने कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली प्राइम मिनिस्टर साहब से खास परमिशन लेकर शायद खाकान अब्बासी से, वो उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, वो पीछे हट के डर के मारे घबरा गए। अब ये जो है ब्यूरोक्रेट ये तमाम हालात को समझते थे, इन्होंने अपना सख्त फेस किया, मुकाबला किया। पहले अब ये डस्का की रिपोर्ट आ रही है, अब अखबारों में मीडिया में रिपोर्ट आ गई जो बड़ी अहम रिपोर्ट है, वो उसमें जो 24 प्रिजाइडिंग ऑफिसरान है 22 या 23 है, उन्होंने हकायक बयान कर दिए हैं कि हम कहाँ थे उस रात को, 12 घंटे 14 घंटे हम कहाँ रहे, हमारे साथ क्या बीती, हमारे हम अच्छा, आप जरा साथ हैं शामी साहब, ये भी जानना चाहते हैं कि जो कमेटी की आप खुद मुख्तारी की बात करें, ये कैसे मार्ज़े वजूद में आई, ये नुक्ता रखते हैं बाद में, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा से मैंने सवाल एक पूछा था, उसका जवाब अगर ले लें आप इजाज़त दें। मरियम साहबा क्या मैं सुन पा रही है? मैं ये अर्ज़ करता कि बाबर अवान साहब तो कह रहे हैं पिछले हफ्ते वो अपोजिशन के मोतबर लोगों से मिले थे, तो आपके मुतालबे पर वो एक जॉइंट कमेटी बनाने पर तैयार हैं, हुकूमत उसके लिए आपको ताउन करने को तैयार है, तो बामकसद मुज़ाकरात के लिए आपको दावत दे रहे हैं, तो फिर क्या हर्ज है मिल बैठने में? देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप बामकसद कमरे के अंदर बामकसद मशावरत के लिए एक लाएअमल तैयार करें और PID में बैठकर आप उसी शाम डस्का की रिपोर्ट जो है वो तो 4 दिनों में पेश हो रही है और उसके बाद उस पूरे मशावरती लाएअमल की भी ऐसी तैसी करें, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, हमने एतराज़ात उठाए हैं, लीगल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार है मुल्क में इलेक्शन कराने का, वो नादरा के पास नहीं जा सकता। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो लिस्टें उसकी उसका जो फंडिंग होती है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसको बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, वो नादरा के पास नहीं जा सकता। अगर आपने लाना है तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि आप सबको क्लब करके एक कानून के अंदर डाल के, ये तो EVM और ओवरसीज पाकिस्तान तो की वोटिंग, शामी साहब अगर आप ये मुसव्वदा पढ़ें जिसके अंदर ये अमेंडमेंट्स हैं, तो हर अमेंडमेंट आइन के आर्टिकल 220 जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन का पूरा किरदार है इलेक्शन को कराने का, वो सबके उसके मुनाफी हैं। तो असल में तो वो पूरा मुसव्वदा इलेक्टोरल का जो रिफॉर्म का जो अमेंडमेंट ये लेकर आए हैं, सेनेट की कमेटी के अंदर 4 सवालात इनसे हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, लीगल, जवाब नहीं मिला, लड़ाई शुरू कर दी, इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई शुरू कर दी। वो वॉकआउट आपके पास देखें 26 एतराज़ात हैं, 28 एतराज़ात हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के, ऑपोजिशन के, वो 26 प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होंगे? ऐसा नहीं होगा। आपने इलेक्शन को इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया। अगर ये एतराज़ात दूर होते हैं तो क्या आप और आपकी जमात EVM मशीन्स के जरिए वोटिंग पर तैयार हैं? आप EVM मशीन के हामी हैं अगर आपको बामकसद मुशावरत की जाती है? एतराज़ात जो हैं वो दूर हो ही नहीं सकते। ये टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान में दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें 8 ने इस्तेमाल किया, 4 ने रिजेक्ट किया, 3 ने पायलट किया। खाली वो मुस्तरद शुदा है। जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो हमसे कितनी आगे है, आप मुझे बताएं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडिंग कितनी है? मतलब आप ये देखिए कैपेसिटी हमारी इलेक्शन को कराने की क्या है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन फिलिपाइन के दौरे पर तो वफ्द गया था हमारा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी थे, उसको वाउच करके आए। बांग्लादेश में भारत में होती है उसके जरिए वोटिंग, जिसकी मिसाल भी हुकूमती वज़रा देते हैं। भारत में नहीं होती। जब आप भारत कहते हैं, मैं एक सिर्फ बात कर लूँ, भारत की 8 स्टेट्स में होती है, भारत में नहीं होती। भारत की 8 स्टेट्स में पायलट होती हैं, पूरी स्टेट्स के अंदर भी मौजूद नहीं होती। और जिसके जो उनके एतराज़ात हैं, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, उनके जो एतराज़ात हैं उसको भी छोड़ दें। पाकिस्तान के अंदर जब EVM ओवरसीज के लिए इस्तेमाल हुआ, RTS जब इस्तेमाल हुआ, आज भी। और मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ, ये जो ट्रांसपेरेंसी कहते हैं ना, ये आपका डिटेल प्रोग्राम ही। आई वुड लाइक कि आप एक डिटेल रिसर्च प्रोग्राम करें, क्योंकि मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। आप ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉम्प्ट, ताकि डस्का में चोरी ना किया जाए इलेक्शन का अमला, फौरी रिजल्ट आता है। हर मशीन पोलिंग बूथ के, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर मशीन अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 5 पोलिंग बूथ हैं, उस पे एक मशीन होगी, वो अपना अलग अलग रिजल्ट निकालेगी। वो रिजल्ट उसी तरह फॉर्म 45 में कंपाइल होगा जिस तरह आज होता है, उसी तरह रिजल्ट कंपाइल होके गाड़ी में जाएगा RO के दफ्तर में, किसी और तरीके से नहीं जाएगा। जब ये सवाल किए हमने तो इसमें क्या फर्क है कि वही फॉर्म 45 कंपाइल हो रहा है, अभी आज भी RTS पे आता है, आज भी टेक्नोलॉजी के जरिए RTS से RO ऑफिस में भेजा जाता है।
ये भी वही तरीका चले, कार है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सजेशन पे एक तफसीली प्रोग्राम किया जा सके। आपको और शिबली फराज साहब को जहमत देंगे कि आप दोनों इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, शामी साहब की मौजूदगी में तफसीली बात हो। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, कुंवर दिलशाद साहब की बात बीच में रह गई थी। तो कंवर साहब हैं लाइन? जी बिल्कुल है। कंवर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर सकता है, उसका इख्तियार क्या है, इन वज़रा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? बहुत तारीखी फैसला करना है। अच्छा, पूरा इलेक्टोरल सिस्टम को उसने हिला के रख देना है। वो उन्होंने गवर्नमेंट की ये जो धमकियां मिल रही हैं, इसकी इलेक्शन कमीशन ने कोई परवाह नहीं करनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए ये भी पूछना है कि जनाब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये काबीना का फैसला है, मैं अवाम के सामने पेश कर रहा हूँ, तो कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए वही पूछेंगे कि हमें आपकी वजाहत चाहिए। उन्होंने ऐवान सदर को भी लपेट में ले लिया है कि उन्होंने कहा है कि जी आपकी मौजूदगी में आजम स्वाति साहब ने हमारे 2 ऑफिसरान को गालियां निकाली है, गाली गलौज की है, और आप हंसते रहे, हम मुस्कुराते रहे। तो ये भी पूछा गया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बात जाएगी और मामला बहुत गहरा जाएगा। आइन के आर्टिकल 204 के तहत इनको डिस्क्वालीफाई करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। आप अगर अपनी विल पावर इस्तेमाल करना चाहें तो, ना चाहें तो उनकी मर्जी है। इसी तरह अगर हुकूमत के पास और उनके पास सबूत हैं तो जुर्रत दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, दलेरी दिखाएं और आर्टिकल 209 के तहत काजी फाइज ईसा की तर्ज पर वो अपना जो है दायर कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन बहरहाल वही हुकूमत की मर्जी है। अब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए। देखा जी मुजीबर शाम साहब तारीखी आदमी हैं आप, जनाब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि जनाब इनका ताल्लुक भेरा से है, जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन का, सिकंदर सुल्तान का, राजा का, और भेरा का ही ताल्लुक टीपू सुल्तान से था। टीपू सुल्तान भेरा में पैदा हुए थे। अच्छा। ये भी तारीखी वाकया मेरे पास मौजूद है। पीर करम शाह भी भेरा से गहरे जाएंगे, बहुत गहरे जाएंगे। ये टीपू सुल्तान से वास्ता पड़ गया इनका। ये आगे पीछे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी भेरा और उसके गिरदनवासी कई अहम शख्सियत ने जन्म लिया था। दुरुस्त कह रहे हैं आप। वो डर खौफ ज्यादा नहीं है उनका। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और इंशाअल्लाह जो है मैं देखता हूँ कि ये कहाँ तक आगे जाएंगे। मेरे पास भी बेपनाह इख्तियार है, मैं भी इख्तियार को बड़े कार ला के दिखा दूंगा कौम के सामने। कौन इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी। कुंवर साहब, अगर विद इन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अर्जी या कोई दरख्वास्त चली जाती है किसी फोरम पे जो जिसका हवाला आप दे रहे हैं, तो क्या सूरत हो सकती है? कुंवर दिलशाद साहब, अच्छा गालिबन सुन नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। तो बड़ी अहम बात भाई, इलेक्शन कमीशन अदालत में आप दरख्वास्त नहीं देते, इलेक्शन कमीशन में भी आप दरख्वास्त दे दें। ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ये इंतहाई नामुनासिब है, इस काबिल मजम्मत है। आपने कानून बनाना है, फर्ज की चलिए ठीक है अपोजिशन नहीं मानती, आप कानून बना देते हैं, आप बना दें। इलेक्शन कमीशन को कानून के आप मजबूर करते हैं कि आप इसको अडॉप्ट करें, इस पर अमल करें, ठीक है। हाँ। बना दे कानून, वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा, अदालत जो फैसला करेगी वो नाफिज हो जाएगा। ठीक। आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना, आप ब्लैकमेलिंग का रास्ता, आप सिस्टम को सबोताज करने का रास्ता क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फिलहाल तो ये लग रहा है कि तसादुम मजीद ये तसादुम करके कैसे सुरखरू होंगे इससे? सही। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मादरी और कौमी ज़ुबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। ये आज कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं उर्दू ज़ुबान को सरकारी सतह पर राइज करने के केस के हवाले से। क्या कहा गया, एक ब्रेक के बाद आप जान पाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, पहले शहरियार अफरीदी साहब का मैं आपको एक्शन दिखा दूँ या मादरी ज़ुबान पर बात कर लें? पहले वो दिखा दें। पहले वो दिखा दें, ज़रा देखिए। तो मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं उनकी। हाँ जी, कई हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ मुकामात पर उन्होंने जी गौर अफशानी की है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे बाकायदा शूट कर रहे हैं, उनका आना जाना। हाँ। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर रात के निकले थे शहरियार अफरीदी साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे हैं, और वो बता रहे हैं कि अमेरिका की सूरत हाल है क्या, कैसे लोग यहाँ बेआसरा सड़कों पर सो रहे हैं, और ये तनकीद हमारी रियासतों पर करते हैं, मदीने की रियासत के फार्मूले पे करते हैं जहाँ पनाहगाह और लंगर खाने हैं।
फिर ये चूँकि न्यूयॉर्क का मरकज़ी इलाका है, यहाँ पर रात गए तक गहमा गहमी है, तो आसपास जो गुजरने वाली ख़वातीन हैं उनकी मामलात पर भी वो गौर अफशानी फरमा रहे हैं। तो किसी ने तबसरा ये किया कि ये सब कुछ करते हुए उन्होंने जो लिबास पहन रखा है वो भी एक ऐसे ब्रांड का जिसका ताल्लुक उन्हीं ममालिक से है जहाँ वो फिर के उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। नहीं, वो तो मेरा ये ख्याल है कि वो कोई यानी मेरा ख्याल होशो हवास में नहीं रहे। देखिए, आप एक मुल्क में आप मेहमान के तौर पर गए हैं, आप इस वक्त अमेरिका में फिर रहे हैं, न्यूयॉर्क। बिल्कुल ठीक है, आप जनरल असम्बली का इजलास अटेंड करेंगे वहाँ। हाँ। लेकिन आप अमेरिकन वीज़े के ऊपर वहाँ हैं। हाँ। और किसी दूसरे मुल्क में जाकर किसी वज़ीर का उसको तनकीद का निशाना बनाना और अपना कंपैरिजन करना, यानी ये कोई कभी आपने ये बात सुनी है? यानी कोई आदाब जो हैं, जो हमारा कल्चर है, जो बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स हैं, उसकी कितनी शदीद खिलाफ वर्जी। सर, ये चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं आप, जो भी हो, शहरी रफीदी साहब, उनको खुदा का खौफ होना चाहिए। इमरान खान साहब ने किस कौमाश के लोग पाले हुए सर, वो यानी आप जज्बा ईमान से सरशार हैं, पाकिस्तानियत से फुल्ली लोडेड हैं, अमेरिका के ऊपर तमाचा मारे हैं, कहाँ हैं वो? खड़े होके कहाँ हैं? अमेरिका में। अमेरिका में तो कितना मैसेज दे रहे हैं आप दुनिया को? हाँ, और उन्होंने जान भी अल्लाह को देनी है। नहीं, अल्लाह को तो जान दें, अच्छा, लेकिन वजीर के तो इस्तीफा दे के करें ना फिर ये काम। ठीक, एक वजीर जब रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई बात है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर उसके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हो? क्या आप किसी को इजाजत देंगे आपके मुल्क में ये क्या आकर करे? हाँ, ये सवाल अच्छा है जो शहरी राफिदी साहब के लिए भी है और सुनने वालों के लिए भी है। क्या किसी और मुल्क का अमरीकी कोई सेनेटर, कोई सेक्रेटरी, कोई शख्स हो और इस्लामाबाद में, लाहौर में या हमारी झुग्गियों में मेहमान हैं, एक ऐसा प्रोग्राम कर दे वीलॉग जो कि शूट करवाया जा रहा हो, तो और आप किसको दिखा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक, आप सस्ती शोहरत के लिए। ये बात काबिल गौर है। और क्या मुल्क और कौम की तौकीर जो उसको बेतौकीरी कर रहे हैं? यानी हमारे अब नुमाइंदे हैं वहां, इतने गैर जिम्मेदार हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे यही कहा जा सकता है। सर, ये कोकब इकबाल साहब हैं, एक वकील हैं और एक शहरी हैं डॉक्टर समी। कोकब इकबाल साहब तो गए हैं कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उर्दू को सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज किया जाए तो तौहीन अदालत हो रही है, इसका नफाज अमल में नहीं लाया जा रहा। जो शहरी डॉक्टर समी हैं वो ये गए हैं कि आइन ये भी बताता है, आइन का आर्टिकल 251 का अगली शिक कि पंजाबी ज़ुबान या मादरी ज़ुबान, इलाकाई ज़ुबानें जो उनके फ़रोग या उनके नफाज के लिए भी इकदाम उठाए जाएँ। तो आज कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब उमर अत्तार बंदयाल साहब ने ये हुकूमत से जवाब तलब कर लिया और पंजाब हुकूमत को भी नोटिस दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मादरी और कौमी ज़ुबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे और वफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही है और पंजाबी ज़ुबान को सूबे में राइज ना करने पर भी पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया। आप भी कई बार प्रोग्राम में जस्टिस उस वक्त के जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के फैसले का हवाला देते रहे हैं। फाजल जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, बसात अदब मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा, ये तो अलग अलग बातें हैं। दस्तूर कहता है उर्दू जो है उसको सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, हुक्म दिया गया 2015 के नाफिज किया जाए 2015। तो 5 साल बाद 6 साल बाद नाफिज क्यों नहीं? ये अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। हाँ। आपने मुकाबले के इम्तिहानात जो हैं उसमें और इंटरव्यू में उर्दू की ऑप्शन भी नहीं दी। बाकी तो बात छोड़ दें, अदालतें खुद अपने फैसले जो हैं उर्दू में नहीं लिख रही। हाँ, कहीं शेर आ जाए तो वो उर्दू में लिखा। अगर फाजल चीफ जस्टिस जो हैं अपने फैसले उर्दू में लिखे, या एक जमाने में एहतमाम हुआ था कि तर्जमा करने के लिए लोग मौजूद होते थे उर्दू में, तो वो अब नहीं होता। अब नहीं होता। तो पहली तो इस तरफ गौर करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह, जो इलाकाई जुबानें हैं उनको आपने सरकारी जुबान के तौर पर नाफिज नहीं करना, दस्तूर का ये तकाजा नहीं है, उनका फरोग करना है आपने। 251 में तीसरी शिक में लिखा है, कौमी जुबान की हैसियत को मुतासिर किए बगैर
कोई सूबाई असम्बली कानून के ज़रिए कौमी ज़ुबान के अलावा किसी सूबाई ज़ुबान की तालीम, तरक्की और इसके इस्तेमाल के लिए इक़दामात को मुकर्रर कर सकेगी? कर सकती है, कर सकेगी, कर सकती है। या मे है यहाँ जी, यहाँ वो सरकारी जो सरकारी जुबान उर्दू है वहां हुक्म है, वहां शेल है, शेल है, शेल बी मेड फॉर इट, शेल। अब देखिए सिंध में सिंधी जुबान की तरवीज होती है, पंजाब में भी एक बाकायदा अदारा बना हुआ है जुबान, पंजाबी जुबान के फ़रोग़ का। पंजाबी जुबान एक ऑप्शन के तौर पर पढ़ाई भी जाती है, पश्तो भी मेरा ख्याल एक ऑप्शन के तौर पर पढ़ाई जाती है। ये एक, जब इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। उर्दू जुबान को सरकारी जुबान के तौर पर नाफिज करना आईन का तकाजा है। तो क्यों नहीं 6 साल से हो पा रहा? तो क्यों ये इसलिए तो वो वकील को 6 साल से 1973 से नहीं हो पा रहा। 15 में तो फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट। आप अभी तो सुप्रीम कोर्ट बताए ना हमें, उन्होंने जवाब तलब किया ना। तो आप हर बार, अभी तो आपने देखा नहीं है बल्दियाती इदारों में क्या हुआ। आपने कहा बल्दियाती इदारे बहाल किए जाए, हाँ, फैसला आया हुआ, उसके बाद आप नोटिस नहीं ले रहे उसका, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई, बात वहीं की वहीं है, मियाद खत्म हो जाएगी उनकी। तो आप, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो मजबूर करे, हुक्म दे, वो इसको उर्दू को अडॉप्ट करें। मैं उस पर मैं कहता हूँ एक ऑप्शन के तौर पर अडॉप्ट करें। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जो मेरे ख्याल जस्टिस कामरान शेख हैं, कि भाई आप ये जो फॉर्म है और जो समन जारी होते हैं अदालतों के, सही, ये उर्दू में भी लिखे हैं, ठीक है, अंग्रेजी के साथ साथ, ठीक। तो आप कोई काम तो शुरू करें ना। ठीक। अच्छा सर, वक्त कम रह गया। न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख किया था, उस पर उनके जो कप्तान है केन विलियमसन, वो भी शर्मिंदा दिखाई देते हैं, उनका बोर्ड भी ऑप्शंस पे बात कर रहा है। लेकिन अब अहम तरीन इसमें फ़ैसला होगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का। उनकी तरफ से किसी वक्त फ़ैसला आ सकता है कि क्या उनकी टीम पाकिस्तान अगले माह आ रही है, वुमेन मेन टीम। अगर वो आती है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ये फतह होगी, बसूरत देगल बहुत गहरे असरात। एक सेटबैक हुआ है क्रिकेट को, हॉकी हमने तबाह कर दी, फुटबॉल का हमने कोई ख्याल नहीं किया, रेसलिंग हमने बर्बाद कर दी। आप कांसी के तमगा भी कहीं मिलता है तो हम बगले पे जाते हैं, हाँ। हमें बेशर्मी की इंतहा है। और अब क्रिकेट जो है वो हमारे हाथ से निकली जा रही है। तो ये न्यूजीलैंड का जो बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन बहरहाल अब इसको फेस करना है हमें। ठीक। अच्छा सर, वक्त खत्म हो रहा है, इस पर तफसील से बात कर लेंगे कल इंशाल्लाह। एक तो ये है कि जो साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे अनवारुल हक साहब, उनकी अहलिया जो है वो जो हमारी मारवी सरमद है, उनकी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं कोरोना से, और हॉस्पिटल में थी। वहीं उन्होंने अपनी सालगिरह भी मनाई, उनके बच्चे ने, नबील उनका बच्चा जो उनके साथ था, एक तो बच्चा उनका बाहर है, तो सालगिरह मनाई। बड़ा इलाज उसका हो रहा था शायद चुगताई अस्पताल में, सेंट्रल पार्क में, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत भली और नेक खातून थी, अल्लाह ताला को दर्जात बुलंद करे। और आज हमारे जो कामरान शाहिद साहब हैं, उनकी सालगिरह है। अच्छा, आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं आप कहीं पे, और उनको आप हैप्पी बर्थडे कर दें। कामरान शाहिद साहब, कामरान शाहिद साहब कर देते हैं। और पता नहीं सालगिरह कौन सी है। अच्छा, नहीं उम्र तो नहीं बताएंगे ना, आपको पता उम्र उन्होंने छुपा के रखी हुई है। अच्छा, वो तो उम्र के हवाले से अब ये कामरान शाहिद साहब की दिलचस्पी है। मेरी पोती है अरीना, उसकी सालगिरह भी यही होती है इसी दिन 20 सितंबर को। आप सबके लिए डबल ट्रीट होगी। तो वो जनाब हमारे भाई साहब जो हैं उनकी सालगिरह, ठीक, और हमारी पोती की सालगिरह, दोनों को सालगिरह मुबारक हो। लीजिए नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया